फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मेरे साथ आप भी टेस्ट लगाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं। 140 प्लस की बात हो रही है। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईक्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किस कंडीशन में आते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो 140 से प्लस होते हैं। साथ ही साथ याद रखना है, मूर्ख बुद्धि लब्धि में कौन से बच्चे आते हैं? 50 से 70 वाले मूर्ख में आते हैं। और जड़ बुद्धि की अगर बात की जाए तो 25 से नीचे वाले जड़ में आते हैं। और प्रखर अगर बुद्धि की बात की जाए तो प्रखर वाले 120 से 140 के बीच में आते हैं। ये आपको याद रखना है। डाउट सारे क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या दिया है। टर्मन दिया है, अल्फ्रेड बिने दिया है, थार्नडाइक महोदय दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन ने बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने ये वो क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑल स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, कोहलर ने, चामोस्की ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कोहलर किस सिद्धांत से संबंधित है। किस में आते हैं कोहलर? ये गेस्टाल्टवादी में आते हैं। कोहलर, बर्दिमर और कोफ्फा, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। किंडरगार्टन प्रणाली की बात हो रही है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। किंडरगार्टन प्रणाली फ्रोवेल, किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोवेल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्मृति का कौन सा अंग नहीं है। स्मृति के बारे में पूछा जा रहा है। यस और नहीं को विशेषकर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से स्मृति का कौन सा अंग नहीं है? सीखना, धारण करना, पहचान करना, जिंदा रहना। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। सीखना है, धारण करना है, पहचान करना है और एक आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और याद रखिए, पुनः स्मरण करना। पुनः स्मरण करना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है। जो अल्पकालीन स्मृति होती है उसकी अवधि कितनी होती है? अवधि बताना है, टाइम बताना है, वो भी सेकंड में बताना है। 20 सेकंड, 60 सेकंड, 50 सेकंड या 59 सेकंड। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेकंड को याद रखना है, 20 सेकंड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटे से अनुरोध है, छोटी सी विनती है, प्लीज़ अपने इस भाई सुरेंद्र सिंह को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी स्मृति की विशेषता है। जो अच्छी स्मृति है उसकी क्या विशेषता है? शीघ्र अधिगम, मंद अधिगम, सामान्य अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीघ्र अधिगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा मतलब प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। बाधा उत्पन्न करती है पुनः भय, चिंता, परेशानी या ये सभी ठीक हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि भय भी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, चिंता और परेशानी तीनों निगेटिव हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्मृति को गेलडार्ड ने कब नकारात्मक धारणा माना। नकारात्मक मतलब नेगेटिव। बात किसकी हो रही है? नेगेटिव की। 1963 में, 1975 में, 1919 में या 1920 में। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963। 1963 को याद रखना है, 1963 यानी कि 1963।
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, ये कथन किसका है? जो स्टेटमेंट है, जो परिभाषा है, इसको पढ़ के समझना है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये बातें किसकी है कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, ये कथन किसका है? मैकडूगल का, जॉन ड्यूवी का, फ्रोवेल का, या इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, मैकडूगल ने ऐसा कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शिशु की औपचारिक संस्था कौन सी है? शिशु की औपचारिक संस्था कौन सी है? औपचारिक के बाद की जा रही है औपचारिक, माता पिता, विद्यालय, पड़ोस के मित्र, या इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय जो है औपचारिक संस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है, तो बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? परिवार से ही सीखता है, परिवार से ही उसे शिक्षा मिलती है। आपको पता होगा जब आप छोटे होंगे तो ठीक है कि मम्मी पापा बताते हैं कि ये चाचा है, ये ताऊ है, ये है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। सभी तरह का बोध कहाँ से होता है? परिवार से होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चा विद्यालय में जाकर एंट्री करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ यानी शुरू होने की अवस्था है, वो आपको बताना है। 4 यहाँ पर विकल्प दिए हैं, इन 4 में से बताना है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है। 12 का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या है? वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू स्टेटमेंट को बताना है, यहाँ पर सही बताना है, सही और गलत को विशेषकर पढ़ना है। शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, बिल्कुल ठीक है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, ये भी ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, ये भी ठीक है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस किसकी रचना है? जी.एस. हाल, महात्मा गांधी, जतिन प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एस. हाल। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, यस और नहीं का विशेषकर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है? वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण, प्रतिगमन। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिगमन बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, जबकि वंशानुक्रम, लिंग और वातावरण ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये याद रखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, और भी मैं लिख देता हूँ, आयु भी याद रखना है, फिर जाति याद रखना है, फिर जाति ये भी याद रखना है, और स्वास्थ्य भी याद रखना है। स्वास्थ्य भी आपको याद रखना है, यानी वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण, आयु, प्रजाति और स्वास्थ्य बुद्धि को प्रभावित करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक महोदय के बुद्धि के प्रकार में है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि है कौन सा है, इसमें ये देखना है। 17 नंबर में अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। कहीं आपको गामक दे देगा तब भी मतलब वही है, या यांत्रिक बुद्धि दे देगा तब भी मतलब वही है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक बात और पूछी जाती है, इसमें एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, अमूर्त बुद्धि में कौन कौन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीटेट अब चीज़ों को लेंथी करके पूछने लगा है, डिटेल में पूछने लगा है, तो डिटेल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि में कौन कौन आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जैसे कि कवि आ जाते हैं अमूर्त बुद्धि में, साहित्यकार आ जाते हैं इसमें, साहित्यकार आ जाते हैं, चित्रकार आ जाते हैं इसमें,
चित्रकार आ जाते हैं और दार्शनिक आ जाते हैं। अमूर्त बुद्धि में कवि है, साहित्यकार है, चित्रकार है, दार्शनिक, ये अमूर्त में आ जाते हैं। सामाजिक में कौन कौन आता है? सामाजिक में कौन आता है? व्यवसायी आ जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यवसायी आ जाते हैं, कूटनीतिक आ जाते हैं और सामाजिक कर्ता आ जाते हैं, यानी सोशल वर्कर आ जाते हैं। गामक में कौन आता है? गामक में कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फाइनली 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको, ना कि गलत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बिने टर्मन स्टन। हाँ, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि का त्रिकारक या तीन कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, ये भी ठीक है। फाइनली 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे एक बात और पूछी जाती है कि बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थार्नडाइक महोदय ने दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का पॉस मॉडल किसने दिया है? किसकी बात हो रही है? पॉस मॉडल की बात हो रही है कि किसने दिया है बुद्धि का? जेपी दास, थर्स्टन, गिलफोर्ड या स्पीयरमैन? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी दास को याद रखना है, जेपी दास, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से भाषा विकास के सिद्धांत का कौन सा कथन यहाँ पर सही है, वो आपको बताना है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत या ये सभी ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? किसकी बात हो रही है? लिबिडो की बात हो रही है। फ्राइड ने, एडलर ने, गिलफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं? 21 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइड को याद रखना है बिल्कुल। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, TAT। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो आपसे TAT पूछेगा, याद रखना है, और एक आपसे CAT पूछेगा। दोनों चीज़ों को याद रखना है। TAT परीक्षण की खोज कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहाँ हुई थी? अमेरिका में TAT परीक्षण की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये जो परीक्षण है आपसे पूछा जाएगा, ये परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये परीक्षण व्यक्तित्व से संबंधित है। अगर आपसे प्रतिपादक पूछे जाएं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रतिपादक पूछे जाएं तो आपको याद रखना है मार्गन, आपको याद रखना है मार्गन, मरे को याद रखना है, ठीक है। और अगर इसमें पूछे जाए कार्ड कितने होते हैं, तो कार्ड भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कार्ड भी पूछे गए। तो इसमें कार्ड 31 होते हैं, यानी 31 कार्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। और CAT के बारे में पूछा जाए, CAT कैट के बारे में पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड ब्लैक को याद रखना है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? किसकी बात हो रही? अब्राहम मैस्लो की बात हो रही है। और किसके बारे में बात हो रही? आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में, कि इन्होंने कब प्रतिपादन किया था? 1954, 1960, 1860, 1975? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954, 1954 को याद रखना है, 1954 को याद रखना है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1954 में किया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1954 को बिल्कुल याद रखना है, ये सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24, रॉस के अनुसार शैशव अवस्था का काल है। रॉस के अनुसार शैशव अवस्था का काल बताना है आपको कि क्या टाइम पीरियड रहा है? 1 से 6 वर्ष, 5 से 12 वर्ष या 1 से 14 वर्ष या 1 से 9 वर्ष? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 6 वर्ष शैशव अवस्था का काल माना है। किसने माना है? रॉस ने माना है, ये आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युंग किस देश के निवासी थे?
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि युंग किस देश के निवासी थे जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों कंडीशन बताई हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। स्विट्जरलैंड के या अमेरिका के या चीन के या जापान के। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थांडाइक के सीखने का इनमें से कौन सा नियम नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है, याद रखना है थांडाइक के बारे में। थांडाइक ने तत्परता का नियम दिया है, बिल्कुल सही है। अभ्यास का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है, भूमि का नियम कोई नियम नहीं है, और ये थांडाइक महोदय ने नहीं दिया है। थांडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए हैं। ये बात आपको याद रखना है। टोटल अगर पूछा जाए तो 3 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये भी याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के पठार के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अधिगम के पठार का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है 27 में। गलत क्रम, शारीरिक सीमा, त्रुटियों का स्थानांतरण या सही पद्धति। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही पद्धति नहीं है। इसमें और भी इसमें पठार कारण दिए रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि प्रेरणा का अभाव रहता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए। प्रेरणा का अभाव रहता है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद अभ्यास का अभाव रहता है, ये भी आप याद कर लीजिए, अभ्यास का अभाव। और सामग्री का एकांकीपन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिस्ग्राफिया में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? किसकी बात हो रही है? एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, चाहे वो डिसकैलकुलिया पूछे, चाहे आपसे डिस्ग्राफिया पूछे, चाहे आपसे डिस्फेसिया पूछे। अच्छा, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दी है, छोटी सी वीडियो है 2-3-4 मिनट की, इसको आप देख लीजिए और सारे डाउट्स इस तरह के क्लियर हो जाएंगे और 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे देखने को मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि डिस्ग्राफिया ही आपसे पूछे, डिसकैलकुलिया पूछ सकता है, डिसलेक्सिया पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इससे रिलेटेड जो भी 15-20 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने छोटी सी वीडियो बना के डाल दी है। प्ले लिस्ट आप चेक कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो डिस्ग्राफिया में कौन सा विकार हो जाता है? ग्राफिया में क्या करता है बच्चा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसे लिखने की अक्षमता हो जाती है, लिख नहीं पाता है डिस्ग्राफिया में। अच्छा, गणित का विकार किस में होता है? तो डिसकैलकुलिया में होता है। डिसकैलकुलिया अगर आपसे पूछेगा तो गणित का विकार याद रखना है। पढ़ने की अक्षमता, तो इसमें आपको डिसलेक्सिया याद रखना है। क्या रखना है? डिसलेक्सिया याद रखना है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है, ये आपको बताना है यहाँ पर 29 में। अभिप्रेरणा, असहायक अंग, भूख या मदवेशन। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के टेट और सेंट्रल लेवल के सीटेट और भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये विशेषकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। क्वेश्चन अच्छा है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। अब आपको याद भी रखना है, जैसे कि पलायन है, युगुत्सा है, निवृत्ति है, पुत्र कामना है, जिज्ञासा है, काम है, हर्ष है और रचना है, और भी है। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण आपको बता दी है। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा तो पक्का होगा, बस तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।